आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम एक 38 वर्षीय जातक की कुंडली का, व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और यदि आप सब मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं जल्दी से। 18 जुलाई 1982 को इनका जन्म हुआ है, सुबह 5:02 और जन्म का स्थान है बिहार। प्रश्नों की बात की जाए तो कहा गया है कि ये लेक्चरर हैं अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और सैलरी जो है वो टाइम पर नहीं मिलता, यानी कि जो पगार है वो टाइम पर नहीं मिलती है, यानी कि इनकम को लेकर के परेशानी नजर आ रही है। और अभी जो नौकरी है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि परमानेंट कब हो सकता है, और विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विवाह कब तक हो जाएगा। तो इनके कुछ 3-4 प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों को आखिर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न एवं वृषभ राशि की। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 29 डिग्री है, यानी कि लग्न काफी कमजोर यहां पर नजर आ रहा है। लग्नेश बनते हैं बुध और वो लग्न में ही विराजमान है। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करो तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो आमतौर पर बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि बुध देव का ये लग्न बनता है तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना, ज्ञान के क्षेत्र में जाना, विद्या अर्जन के क्षेत्र में जाना, इसके योग यहाँ पर बन जाते हैं। एक एक करके इनकी कुंडली में ग्रहों को हम देखें तो बुध जो है लग्न में ही बैठे हुए हैं, भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। ये बुध 22 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन अस्त का है बुध यहाँ पर अस्त के है, इस वजह से प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बनने की वजह से ये व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है और ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए खास करके मुझे कहना चाहिए, इंटेलिजेंस के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो लग्नेश का लग्न में बैठना ये बढ़िया माना जाता है। शुक्र को देख लें तो 3 डिग्री के साथ शुक्र देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाल अवस्था का ये शुक्र है, यहाँ पर लग्न में आकर के बैठा हुआ। इस कुंडली में शुक्र को समझे तो वो पंचमेश है, यानी कि शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, लग्न में आकर के बैठे हुए हैं, तो शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में ये सफलता दिलवाने वाले हैं, संतान के साथ संबंधों को ये बढ़िया रखेंगे। और यहां पर शुक्र एवं बुध की युति हो रही है, ध्यान से देखें तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग के होने से व्यक्तित्व शानदार होता है जातक का। और दूसरा जो है ना, ये जो योग है ये धन देने वाला योग बन जाता है, तो यहाँ पर धन की लिए स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। यदि इनकी दशा वगैरह चलती है, शुक्र की दशा चले अथवा बुध की दशा चले, तो उस दौरान ये धन से जुड़ा लाभ जरूर देने वाले होंगे। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव की पर पड़ेगी तो ये विवाह में भी लाभ देने वाले होंगे। राहु को देख लें तो 19 डिग्री के साथ राहु देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, राहु यहाँ पर बैठ गया बुध के साथ तो वैसे तो जड़त्व दोष बन जाना चाहिए, लेकिन चूंकि बुध स्वग्रही है तो जड़त्व दोष इसको उतना कुछ लगेगा नहीं। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अपनी उच्च की राशि में राहु देवता बैठा हुआ है, और यहाँ पर राहु देव के बैठे होने की वजह से ये राहु आपको चतुर बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आपको देने वाला होगा। मतलब जो सामने वाला नहीं सोच सकता है वो आप सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये राहु देने वाला होगा। कई बार लग्न में राहु जब बैठ जाए तो व्यक्ति को थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भी ये ले जाने वाला होता है। 19 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। इनकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये शिक्षा और संतति में भी लाभ देने वाले होंगे। विवाह भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में भी ये लाभ ही देंगे। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर तो यहाँ पर ये भाग्य संबंधित आपको लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु खराब नहीं माना जाएगा, यहाँ पर राहु की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। इस कुंडली में राहु कारक हो जाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट के साथ राहु बैठा हुआ है तो राहु कहीं से भी यहाँ पर खराब नहीं कहा जा सकता। 1 डिग्री के साथ सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए, जो कुंडली का दूसरा खाना होता है ये होता है परिवारजनों का, ये होता है कुटुंब का, ये होता है धन का, वाणी का।
जो धन ओवरऑल आपके पास बचता है ना, जो धन आप संचय करते हैं, वो कुंडली का दूसरा खाना है आपका। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं वाणी में, ओज होगा आपकी वाणी में। यदि आप अपनी वाणी को अच्छा बना लें, ज्ञानवान बना लें, तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों के बीच जाने जा सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य जो है ना, वो पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं और पराक्रमेश जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है। इसका साफ साफ अर्थ है कि खूब मेहनत करनी होगी आपको धन संचय करने के लिए या धन कमाने के लिए। अच्छा खासा मेहनत आपको करना होगा जीवन में यदि आपको धन चाहिए तो। सूर्य 1 डिग्री का है, मृत अवस्था के हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने को मिल सकती है जातक के अंदर, क्योंकि एक तो सूर्य मृत के हैं, ऊपर से यहाँ पर जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी आपको हो सकती है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, नेत्र वगैरह में चश्मा लग सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ खाना जो है कुंडली का, ये सुख का स्थान है, ये सुखों को दर्शाता है। माता से संबंधित सुख, वाहन से संबंधित सुख, मकान से संबंधित सुख, इसको दर्शाता है। यहां पर यदि हम देखें तो शनि एवं मंगल बैठे हुए। देखिए, शनि और मंगल की युति कोई बहुत बढ़िया योग नहीं कहलाता, इसको हम संघर्ष योग के भी नाम से जानते हैं। शनि जो है ना, ये विलंब है और मंगल मेहनत है। अब मेहनत आप कर रहे हैं और उसमें विलंब की स्थिति हो रही है, यानी कि रिजल्ट मिलने में विलंब हो रहा है, तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? तो सीधी सी और आसान सी भाषा में इसको हम संघर्ष कहेंगे। तो शनि और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली में है तो ये संघर्ष योग बना देता है। तो जीवन में सुखों की अनुभूति पाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, यानी जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए और मन शांत चाहिए तो थोड़ा संघर्ष करना होगा, विलंब देखने को आपको यहां पर मिलेगा। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो अष्टमेश है और वो भाग्येश है। तो यहां पर भाग्येश शनि जाकर के चौथे खाने में बैठा हुआ है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों के लिए शनि का यहां पर बैठना बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन शनि अष्टमेश भी बनते हैं और मंगल जो है वो षष्ठेश है, तो माता के स्वास्थ्य की परेशानी यहां पर नजर आ रही है, उसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शनि 22 डिग्री के साथ यहां पर कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं और यहां पर से बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के छठे भाव के ऊपर जाएगी। तो यहां पर ये आपको जॉब में सफलता तो दिलवाएंगे, लेकिन कई चीजें विलंब के साथ आप पूरी होंगी। जॉब संबंधित जो भी चीजें होंगी वो थोड़े विलंब के साथ पूरी हो सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, करियर में भी सफलता दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा विलंब ये जरूर डालते हैं। और उसी प्रकार शनि लग्न को भी देख रहे हैं तो वहां पर भी बनते हुए कार्यों में कई बार ये विलंब की स्थिति खड़ी करेंगे। तो शनि यहां पर आपके करियर में और आपके जीवन में विलंब की स्थिति जरूर देने वाले हैं। तो संघर्ष जो है ना वो यहां पर नजर आ रहा है कि संघर्ष देखने को मिलेगा। 27 डिग्री के साथ यहां पर मंगल देवता बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। और इस कुंडली में मैं आपको बता दूं तो मंगल कहीं से भी कारक नहीं होते हैं, वो षष्ठेश और वो लाभेश हैं, मारक ग्रह होते हैं, परम मारक बन जाते हैं इस कुंडली में मंगल देवता। पूर्ण रूप से मंगल देवता मिथुन लग्न में मार्केश बन जाते हैं। मार्केश मंगल चौथे में बैठा है, माता के लिए ये बढ़िया नहीं है, आपके सुखों के लिए भी इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते। यहां पर बैठ करके मंगल जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर जो है वैवाहिक जीवन संबंधित थोड़ी परेशानी ये खड़ी करने वाले हो सकते हैं और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपने बताया कि विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से यहां पर मंगल का प्रभाव देखने को आपको थोड़ा बहुत जरूर मिला। विवाह के ऊपर भी मंगल की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में भी ये थोड़ी बाधाएं थोड़ी परेशानी देने वाले होंगे। और 8वीं दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, ये बढ़िया है। कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा, देर सही लेकिन उसको लाभ जरूर देने वाला होगा। तो मंगल की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ रही है, आय भाव के ऊपर, इनकम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये बढ़िया है। चूंकि मंगल यहां पर संघर्ष योग बना रहे हैं तो इनकम में भी संघर्ष देखने को मिल सकता है, थोड़े विलंब के साथ इनकम में भी आपको लाभ देखने को मिले, इसके चांसेस ये बना देते हैं। गुरु 7 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, गुरु यहां पर आपका मैं बता दूं तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, यानी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तात्कालिक मैत्री नहीं है तो अति शत्रु हो गए। राहु के नक्षत्र में ये गुरु बैठा हुआ है। और जानिए, गुरु यहां पर अकेला बैठा हुआ है कुंडली के 5वें भाव में और राहु की 5वीं दृष्टि है इस गुरु के ऊपर, इसलिए यहां पर ये गुरु भावनाश करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु जिनकी भी कुंडली के 5वें भाव में बैठ गया सबके कुंडली में भावनाश करेंगे, लेकिन यहां पर जरूर गुरु भावनाश की स्थिति को दर्शा रहे हैं। 7 डिग्री का गुरु है, बलाबल ठीक है, कुमार अवस्था का ये गुरु बैठा हुआ है, भावनाश करेगा। भावनाश की अवस्था में ज्यादा से ज्यादा ये परेशानी हो सकती है कि शिक्षा से जितना लाभ मिलना चाहिए, जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए वो ना मिल पाना,
संतान के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आना, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि संतान नहीं होगी या संतान बुरी होगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि डिफरेंसेस आ गए माता पिता से संतान को, संतान के साथ माता पिता को, तो इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है। यहां पर गुरु जो बैठे हुए हैं, विद्या अर्जन के लिए ये बढ़िया है, ज्ञान अर्जन के लिए ये बढ़िया है। इस कुंडली में समझा जाए सप्तमेश एवं कर्मेश है गुरु। देखिए, कारक ग्रह तो नहीं बनते हैं, बाधक भी इनको कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर त्रिकोण में आकर के गुरु बैठा हुआ है, तो ये कुछ मामलों के लिए बढ़िया है। जैसे कि यहां पर बैठ करके जो गुरु है, ये अपनी 5वीं दृष्टि से उच्च शिक्षा भाव को देखेंगे, तो उच्च शिक्षा संबंधित सफलता, पिता से लाभ की स्थिति, गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, कर्म के माध्यम से धन का लाभ ये करवाने वाले होंगे, और गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर ये बहुत हद तक चीजों को बेहतर करेंगे आपके लिए। जो शनि के द्वारा परेशानी हो रही थी उसमें थोड़ी कमी करेंगे गुरु इस कुंडली में बहुत ज्यादा कारक नहीं बनते हैं, ये बात मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। केतु की बात कर लेते हैं। केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए। सप्तम भाव जो होता है, ये हो जाता है आपके विवाह का, वैवाहिक सुख का, आपकी पत्नी का। यहां पर केतु देवता बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। केतु यहां पर बैठा हुआ है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ये विवाह में थोड़ी, विवाह के सुख में थोड़ी कमी करेंगे। वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी ही सही, लेकिन कमी ये जरूर करने वाले होंगे। ऊपर से मंगल की 4थी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो मंगल एवं केतु दोनों का जो संबंध है वो सप्तम भाव से बन रहा है। इस वजह से विवाह होने में और विवाह के बाद भी थोड़ी परेशानी देखने को वैवाहिक जीवन में आपको मिल सकती है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, और जो उपाय आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं विवाह से रिलेटेड, यदि वो उपाय आप करते हैं तो यकीन मानिए विवाह से जुड़ी हुई ज्यादातर परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। केतु यहां पर बैठे हुए हैं। फिर से बस एक ही सलाह दूंगा और कुछ नहीं, बस कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, सामने वाले को जान परख के विवाह करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए हैं। उच्च का जरूर बैठा हुआ है, माफ करिए, मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए। उच्च के भी चंद्रमा इसी राशि में होते हैं, लेकिन डिग्री वाइज देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा मूल त्रिकोण में माने जाएंगे। 21 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। स्व नक्षत्र के हैं, अपने ही नक्षत्र में ये बैठे हुए, तो चंद्रमा बली अवस्था में है। लेकिन चंद्रमा है कौन? तो धनेश है चंद्रमा, यानी कि धन भाव के स्वामी है चंद्रमा। जाकर के खर्च भाव में उच्च के हुए हैं। अब देखिए, धन भाव का स्वामी खर्च भाव में बैठना, धन भाव के स्वामी का ऊपर से उच्च का होकर के बैठना, इसका साफ साफ मतलब है कि आमदनी से ज्यादा ये आपको खर्चे देने वाले होंगे। यानी धन सेव कम होगा, खर्च ज्यादा होगा, यानी धन बचेगा नहीं, धन टिकेगा नहीं। 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को बढ़िया कर देंगे। विदेश जाना आना चाहते हैं उसके लिए भी यहां पर योग ये चंद्रमा बना देंगे। अध्यात्म वगैरह से जुड़ना चाहते हैं वहां पर भी ये आपको थोड़ी सफलता देंगे, हालांकि मन को वहां पर थोड़ा चंचल कर देंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो ये है कि यहां पर चंद्रमा धन के हिसाब से बढ़िया नहीं माना जाएगा, क्योंकि धनेश होकर के ये खर्च भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा 6ठे भाव को देखेंगे, शीत रोग का प्रकोप हो सकता है, कोल्ड कफ संबंधित परेशानियां देते हैं चंद्रमा, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दशाओं के ऊपर जाने से पहले कुंडली के तीसरे भाव को देखिए। कुंडली का जो तीसरा भाव है ये पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ शनि मंगल बैठे हुए हैं, बीच में कुंडली का तीसरा भाव, इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना। कुंडली के तीसरे खाने को पाप कर्तरी दोष लग रहा है, तो कई बार जो है वो पराक्रम आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, और यदि करते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। पाप कर्तरी की वजह से उसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। और दूसरा, अगर आपसे कोई छोटे भाई अथवा बहन है तो ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। आपके कुंडली के अनुसार देखा जाए तो उनके सुखों में भी थोड़ी कमी आ रही है। कारण ये है कि कुंडली के तीसरे खाने को यहाँ पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है। चलिए दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। गुरु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 30 जुलाई 2024 तक रहने वाली है। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 30 मार्च 2021 तक आपको रहेगी। और यानी अप्रैल से जो है आपको मंगल की अंतरदशा प्रारंभ होने वाली है, जो कि 6 मार्च 2022 तक रहने वाली है। तो गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा, ये समय जो है ठीक है, कोई बहुत बुरा समय नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं सीधा। आपने बताया है कि आप लेक्चरर हैं और आपकी कुंडली में योग बनता है। मैंने बताया था शायद आपको कि विद्या अर्जन के ही क्षेत्र में अगर आप जुड़ते हैं आपको लाभ मिलेगा। और वैसे भी आप मिथुन लग्न के बनते हैं, गुरु पंचम में है। देखिए,
कर्मेश यानी कि आपके आजीविका भाव का स्वामी, करियर भाव का स्वामी गुरु जाकर के शिक्षा भाव में बैठा हुआ है। तो शिक्षा से ही जुड़ करके आपने करियर बनाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य आपके दूसरे खाने में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वाणी की भी जरूरत पड़ती है, वहां पर भी ये आपको लाभ भी जाएंगे। तो गलत क्षेत्र में आप नहीं गए हैं। आपने बताया सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है, इनकम में परेशानी आ रही है आपको। देखिए इनकम का जो भाव होता है ना, वो होता है कुंडली का 11वां खाना। इसको लाभ भाव, आय भाव या इनकम भाव कहते हैं, आमदनी का भाव कहते हैं। इसके स्वामी ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, ये बढ़िया है। ये इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि इनकम तो आपको बना रहेगा, लेकिन शनि मंगल के यहाँ पर जो दोष बन रहे हैं, संघर्ष जो योग बन रहा है यहाँ पर, इस वजह से ये विलंब को दर्शा रहा है। मैंने कहा था आपको कि शनि और मंगल का जब प्रभाव होता है तो ये विलंब करवाता है, क्योंकि एक मेहनत है और दूसरा विलंब है। तो मेहनत प्लस विलंब इज इक्वल टू संघर्ष। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेहनत आप कर रहे हैं, रिजल्ट लेट से मिल रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप संघर्ष कहेंगे। तो वही आपके साथ हो रहा है, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि इनकम रुकेगी नहीं, इनकम आती रहेगी। यदि आप प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इनकम आपका आता रहेगा। जॉब टेम्पररी है, परमानेंट ये कब होगा? देखिए इसका एक छोटा सा योग ना अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के बीच नजर आ रहा है, जहां पर आपको जॉब संबंधित बढ़िया लाभ देखने को मिल सकता है। फिर से दोहरा देता हूं, छोटा सहयोग अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के बीच में नजर आ रहा है, जहां पर जॉब संबंधित आपको लाभ देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपने बोला है विवाह कब तक हो पाएगा। देखिए पहली बात तो यह है कि विवाह का योग आपका निकल चुका है, मतलब एक योग निकल चुका है जब गुरु का गोचर आपके सप्तम से हो रहा था। दूसरी बात यह कि विवाह का योग ऑलरेडी अभी चल रहा है, लेकिन अभी वो कमजोर है। विवाह का योग अभी बना हुआ है, लेकिन थोड़े कमजोर तरीके से वो बना हुआ है। अप्रैल 2021 यानी अगले महीने से योग फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। विवाह में जो विलंब हो रहा है उसको दूर करने के लिए आपको आखिर में मैं उपाय बताने वाला हूं। यदि आप उस उपाय को पूरे निष्ठा से करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, यकीन मानिए आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। षडबल की मैं बात कर लूं, आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रहों का बल बढ़िया है। मंगल सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में बली है। इस कुंडली में मंगल का बलवान होना कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल मार्केज बनते हैं। नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों को समझा जाए, देखिए पहले तो नवमांश कुंडली आपकी 3 नंबर से ही बन जाती है, यानी वर्गोत्तम है। यहां पर भी 3 नंबर लिखा हुआ है लग्न में, नवमांश कुंडली में भी 3 नंबर ही लिखा हुआ है लग्न में, यानी कुंडली वर्गोत्तमी है आपकी। इसके अलावा मैं बात करूं तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। शुक्र स्वग्रही है, तुला राशि में जाकर के बैठे हुए, ये वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया। गुरु सप्तम भाव में स्वग्रही बैठा हुआ है, ये इस बात का सूचक है कि आपका विवाह होगा। यदि ये कुंडली सही है, यदि ये चार्ट सही है, गुरु सप्तम भाव में वहां पर बैठे हुए, इसका साफ साफ मतलब है कि आप विवाह करना चाहते हैं और आपको विवाह का सुख मिलेगा भी, ये आपका नवमांश चार्ट बता रहा है। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति ठीक है, लेकिन जो चौथा खाना है ना, वो वहां पर भी पीड़ित है। यहां पर शनि मंगल का दोष है, वहां पर मंगल केतु की युति है जो कि अंगारक दोष बना रहा है, और दसम भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं जो कि जॉब में स्टेबिलिटी को कम कर दे रहे हैं। राहु देवता दसम भाव में बैठे हुए हैं जो कि जॉब की स्टेबिलिटी को थोड़ा कमजोर कर दे रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं। कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूं जिनसे आपको लाभ देखने को मिले। एक बात और है कि आपकी नवमांश कुंडली में आपका जो शनि है ना, वो सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है कि जो एक आत्मविश्वास वाली बात होती है और दूसरा मन की स्थिरता होती है ना, उसको ये खत्म कर रहे हैं, उसको ये परेशानी में डाल रहे हैं। कौन? तो शनि देवता। और तो कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूं। नौकरी वगैरह में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है मार्च 2022 के बाद से, तो तैयार रहिए उसके लिए। और मुझे लगता है वहां पर जो बदलाव होगा वो ज्यादातर चीजें जो है वो आपके फेवर में ही रहने वाली है। सीधे उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पीला टोपाज, येलो टोपाज धारण कर लीजिए। बहुत सस्ता आता है ये रत्न, पुखराज नहीं कह रहा हूं मैं आपको, पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको येलो टोपाज धारण कर लेना चाहिए। 12-14 रत्ती का आप धारण कर लीजिए और इसको पित्तल की अंगूठी में झरवा लीजिए आप, और गुरु की महादशा तक बस आप इसको पहन करके रखिए। गुरु की महादशा जब खत्म हो जाएगी तो आप इसको उतार देंगे। तो गुरु की महादशा तक 12 रत्ती के आसपास का आपको पीला टोपाज, येलो टोपाज धारण करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप आपको नित्य करना है गुरु की पूरी महादशा तक। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे।
उसी दिन मंदिर जाकर के देवताओं को पीले पुष्प एवं प्रसाद जैसे कि केला हो गया, आपका बेसन के लड्डू हो गए, ये उनको अर्पित करेंगे। किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी मंदिर चलेगा। विवाह एवं नौकरी संबंधित मनोकामना जो है ना, ये पूरा होने के लिए उनसे आप वो मांगे कि हे ईश्वर मेरी ये कामना पूरी हो जाए, और इस दशा में आपको ये उपाय रामबाण साबित हो जाएगा। इसके बाद जो है विवाह की बात आती है कि शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, क्योंकि आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, 38 ईयर्स के हैं आप। शीघ्र विवाह हेतु एक ही उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे लगता है ये उपाय काफी होगा। सोमवार का व्रत करेंगे पूरे विधि विधान और विश्वास के साथ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ सोमवार का व्रत करेंगे। मैं 16 सोमवारी करने की बात नहीं कर रहा हूं, आप नॉर्मल जो है सोमवार का व्रत करेंगे, और इससे जो है आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह भी हो जाएगा। विवाह के रास्ते में जो भी रोड़ा है वो सारे रोड़े दूर हो जाएंगे, ठीक है। और धन लाभ भी होगा आपको, यदि आप सोमवार का उपवास करते हैं, यकीन मानिए धन से जुड़ा हुआ लाभ भी होगा, मन की शांति भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद सरकारी नौकरी यदि आपको चाहिए, उसमें यदि देखिए अब सबकी या बात है, अगर जनरल में बात करूं तो जब गवर्नमेंट करेगी तभी आपको भी लाभ होगा, लेकिन फिर भी यदि आप पर्सनल बेनिफिट चाहते हैं, यदि आपकी तरफ से आपकी कुंडली में कोई कमी रहे उसको दूर करना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी संबंधित सफलता पाने के लिए नित्य भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं। इससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, धन का भी लाभ होगा, और सरकारी नौकरी संबंधित चीजों में भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। नित्य श्री सुक्तम का पाठ करेंगे एवं हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। नित्य श्री सुक्तम, हनुमान चालीसा, इन दोनों का आपको पाठ करना चाहिए, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। संघर्ष जो बना हुआ है ना आपके जीवन में, इसको कम करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत लगा लीजिए। सुबह शाम दोनों समय आप इसको पढ़ सकते हैं, और यदि समय मिले और आपकी इच्छा हो तो मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं, यदि समय हो तो। नहीं तो हनुमान चालीसा तो आपको करना ही करना है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को लाल पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो है आप बुद्ध का रत्न भी पढ़ना, यदि धन है आपके पास तो बुद्ध का रत्न पढ़ना जब चाहे तब आप धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि धन अभी नहीं है उतना, कोई दिक्कत नहीं है, मत धारण करिए, चलेगा। लेकिन यदि धन आता है तो एक पन्ना रत्न चांदी अथवा सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसको धारण कर लेना चाहिए शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को। लेकिन अभी आपके लिए जो गुरु का रत्न मैंने बताया पीला टोपाज, वो ज्यादा जरूरी है, और बुद्ध का रत्न आजीवन धारण करके रखेंगे, लेकिन गुरु का रत्न मेरे हिसाब से आपको सिर्फ गुरु की दशा तक ही धारण करके रखना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं, इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करें, नियमित रूप से करें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 38 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण, इस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सभी मुझसे इसी प्रकार संपर्क करना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण को लेकर के, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।